जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके सामने मुखातिब हूँ। मैं आपसे तैयारी के दौरान हमेशा कहता हूँ कि पहले व्यक्तित्व विकसित करिए, फिर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, पूरी स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़िए, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पढ़िए और नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। इसको क्या कहते हैं? इस फार्मूले को, इसका नाम क्या है? SBBNR। इस फार्मूले से जब आप चलते हैं तो उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अपने आप निकल जाता है। विश्वास करके चलिए, यदि आप इस तरह से चलते हैं। नॉर्मली आप लोग करते ये हैं कि पहले प्री की तैयारी करेंगे, जैसे तैसे रगड़ के खींच तान के जब प्री की तैयारी करके प्री निकाल लिया, फिर 2 महीने मेंस की तैयारी होती नहीं है, मेंस में रह जाते हैं। यही चक्र बार बार चलता रहता है। फिर अगले साल जैसे तैसे करके अगर आप पूरे साल मेंस ही करते रहे और मेंस के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गए तो अगले साल प्री का एग्ज़ाम दिया तो प्री रह गए। इसलिए रह गए कि मेंस की तैयारी जब आपने की तो केवल मेंस सोच के की, उसमें आपने ये नहीं सोचा कि तैयारी विषय की होती है। और जब आप विषय की तैयारी करते हैं तो 2 बातें ध्यान में रख के चलना चाहिए, बल्कि 2 नहीं, ये 4 बातें हैं एक्चुअली। 4 बातें क्या हैं कि आप विषय को जब पढ़ रहे हैं तो आपसे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निबंध जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये चारों बातें ध्यान में रखना है। फिर आपसे अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आप कर लेंगे। छोटे क्वेश्चन 150 वर्ड वाले, बड़े क्वेश्चन 150-250 वर्ड्स वाले, निबंध प्रकार के प्रश्न 600 से 1200 वर्ड्स वाले, ये सब आपको पता रहना चाहिए। और प्रति प्रश्न दिमाग में चलना चाहिए। प्रति प्रश्न का मतलब है जब आप कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उस पर क्वेश्चन फिर क्वेश्चन फिर क्वेश्चन अराइज होने चाहिए। इनके आंसर्स जब आप खोज लेते हैं तो आप निबंध के लिए उसके इंटरव्यू के लिए फुली तैयार होते हैं। पर्सनैलिटी वाली बात छोड़ के वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। इस प्रकार जब आप तैयारी करते हैं तो आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अपने आप निकाल ले जाते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, प्री एग्ज़ाम में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मेंस में नहीं हैं, इन्हें तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और मेरे स्टूडेंट करते भी नहीं हैं यहाँ शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद में, और बाकायदा पास होते हैं, सफल होते हैं। और उनकी मेहनत है, ईश्वर की कृपा है, मेरा मार्गदर्शन है खाली। मैं एटीट्यूड बताने जा रहा हूँ जो आपके अपनी पर्सनैलिटी के लिए जानना ज़रूरी है। मैं यहाँ थ्योरी बता रहा हूँ थोड़ी, साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ भी बताऊँगा। एटीट्यूड जो होता है ये अभिवृत्ति कहते हैं हिंदी में। एटीट्यूड आप सभी लोग जानते हो कि एटीट्यूड होता है एक आईएएस पीसीएस होने वाले का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। इसी को मैंने अपने कुछ वीडियोस में OLQ करके बताया है, दैट इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आप इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला टैब देख लीजिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके, और वो सारे वीडियो देख डालिए। उसमें सब दिया है, इंटरव्यूज़ में क्या पहने, कैसे तैयार हों, उसके लिए क्या क्या माइंड में रखें, हर बात बताई गई है। कौन से प्रश्नों के लिए तैयार रहें, सब बताया गया। मेरी एक बुक भी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने पूरी बुक को एक वीडियो में उस बुक को दोहरा दिया है। वो बुक जब छपी थी तो बहुत बिकी थी, और उसके बाद जो है मैंने दोबारा छपवाने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने उस बुक को फ़ोटोज़ उसको स्कैन करके अपने फेसबुक के पेजेस में डाल दिया। मुझसे फेसबुक के पेजेस मत पूछिए, मेरे परिचय में इस वीडियो के नीचे वो सब लिखा हुआ है। वो फेसबुक के ग्रुप भी लिखे हुए हैं, उनमें ढूंढेंगे तो मिलेगा। क्योंकि फेसबुक में कोई मकान नंबर तो होता नहीं कि मैं आपको बता दूं कि इस मकान नंबर में वो रहता है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। बुक मैंने डाली हुई है 10वीं जगह, वैसे भी ज़रूरत नहीं है उस बुक को ढूंढने की, कारण ये उसी बुक को मैंने पूरा वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। क्योंकि मैं कमिटेड हूँ आपको सब कुछ निःशुल्क देने के लिए, और ये निःशुल्क कमिटमेंट के पीछे ये भी भाव नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलने लगे इससे, यूट्यूब से। केवल एक भाव है कि जो मेरे पास है वो मैं निःशुल्क आपको दे दूँ। ये कोई भाव नहीं है, नहीं तो मैं हथकंडे अपनाता तरह तरह के, और तमाम लोगों को मैं एंगेज करता, इसमें तमाम ग्राफिक्स इस्तेमाल करता। मैं तुम्हारे सामने हूँ जैसा भी हूँ, बोलता हूँ तो चाहे भले कुछ लोग कहें कि बकवास करता हूँ, चाहे कुछ लोग ढोंगी कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो मैं हूँ रियल हूँ आपके सामने। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या हूँ। बाकी तो दूसरे लोगों की बातें दूसरे लोगों की, यही एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड में बताने जा रहा हूँ कि एटीट्यूड क्या होता है। देखिए, सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक है ये। कार्ल गुस्ताव जुंग ने इसके बारे में डेफिनेशंस दी, और उन्होंने
57 परिभाषाएं दी। अगर आप विकिपीडिया पलटेंगे तो आपको 57 परिभाषाओं के बारे में लिखा मिलेगा, 57 परिभाषाएं मिलेंगी नहीं। मेरा तो चूँकि साइकोलॉजी से भी पीजी है, जैसा कि मेरा 7 सब्जेक्ट से, आर्ट्स के से और केमिस्ट्री से पीजी और डॉक्टरेट है, तो साइकोलॉजी भी उसमें शामिल है, तो वो सब तो मैंने पढ़ी रखी हैं। मैं आपके काम की चीज़ें आपको बताऊँगा। तो जब आप देखते हैं तो आपको जुंग की 57 परिभाषाओं में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली बात क्या है कि ये एक हमारी रेडीनेस टू द सिचुएशन है। ये जो होती है रेडीनेस टू द सिचुएशन है। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ कि जब आप नेट पे ढूंढते हैं तो आपको क्या मिलता है, फिर आपको जब समझ में नहीं आता तो आप परेशान हो जाते हैं। चलिए, इसीलिए मैंने अभी नेट पर विकिपीडिया से एटीट्यूड ओपन किया, मेरे सामने खुला हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको समझ में नहीं आता है, क्या चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो इसमें जुंग कहते हैं कि दिस इज़ द साइकी ऑफ रेडीनेस। ये रेडीनेस ऑफ द साइकी टू द एक्ट और रिएक्ट इन ए सर्टेन वे। ये हमारी मनस्थिति है जिसमें हम एक विशेष प्रकार से एक्ट या रिएक्ट करते हैं। यही हमारा एटीट्यूड होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप पढ़ने में उलझ गए, आप आईएएस एस्पिरेंट हैं, आपको बहुत डीप में नहीं जाना, शोध नहीं करना। ये जीएस के 4th पेपर में प्रेस्क्राइब्ड है बाकायदा, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों ही। मैं दोनों बताऊंगा, आज तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा। तो ये साइकी है, एक विशेष प्रकार की मनस्थिति है जिसमें हम रिएक्ट करते हैं जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है। और ये जो रिएक्ट करते हैं वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रकार का होता है। इन सब बातों के पीछे मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी चीज़ें ये साइकोलॉजिकल हैं, इनके पीछे अगर आप एक बात मेरी ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, आगे के लिए, मैं इसको ज़रा बंद कर दूं विकिपीडिया को, क्योंकि मैं इसलिए खोलता हूं आपको बताने के लिए कहाँ कहाँ आप उलझते हैं, तो इसलिए मैं इसको ओपन करता हूं, वरना मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ कहाँ आप उलझते हैं, तो एक तो आप यहाँ साइकी में उलझ जाएंगे। इसके चक्कर मत पड़िए, क्या है, बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस मिलेंगी, आप क्लिक करेंगे, क्लिक मत करिए। जब भी कभी आप कोई आर्टिकल पढ़ें तो उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करिए, उसको बार बार क्लिक करके अंदर मत जाइए, डिटेल मत जाइए, डीप मत जाइए, वरना उलझ जाएंगे, छोटी सी चीज़ में बहुत लंबे उलझ जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा दे रखा है। कई बार मैंने कहा है कि जीएस 4th पेपर के रिसोर्सेज की बड़ी प्रॉब्लम, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है रिसोर्सेज फॉर जीएस 4th पेपर, वो भी बताया हुआ मैंने सब है आपको, आप देखो ना, ये अलग बात है। तो यहाँ पर जस्ट ए मिनट, तो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैं जब भी आपको कुछ भी बताता हूँ पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो आपको मुख्य तौर पर यह ध्यान रखना है कि एक्शन रिएक्शन हमारा जो होता है सामाजिक, वो क्या है। जब हमारे सामने संसार में कुछ आता है, कुछ भी चीज़ आती है, तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं एक्सपोजर। वो उद्भासन है, हिंदी में कहते हैं उद्भासन। उद्भासन यानी एक्सपोजर। उद्भासन किस प्रकार होता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों में से 1, 2, 3, 4 या पांचों ज्ञानेंद्रियां जब किसी चीज़ का संज्ञान लेती हैं तो उसके पहले उद्भासन हुआ होता है। यानी कोई चीज़ हमारे सामने एक्सपोज होती है, जैसे एक फ्लावर है तो वो हमें दिखाई देता है, देखने के लिए एक्सपोज हुआ, वो उसमें से खुशबू आ रही है तो सूंघने के लिए एक्सपोज हुआ, वो मुलायम है तो वो छूने के लिए एक्सपोज हुआ, खाने की चीज़ नहीं है तो खाने के लिए एक्सपोज नहीं हुआ, सुनने की चीज़ नहीं है तो सुनने के लिए एक्सपोज नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई ध्वनि होती है तो वो सुनने के लिए एक्सपोज हुई। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं तो वो देखने के लिए और सुनने के लिए एक्सपोज हुई हैं। अगर चिड़िया दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ बोल रही है और हमें सुनाई दे रही है, तो वो केवल सुनने के लिए एक्सपोज हुई है। दिखाई भी दे रही है तो वो हमें देखने और सुनने दोनों के लिए एक्सपोज हुई है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोजर। यानी ये हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों के सामने जब कोई भी इनपुट उपस्थित होता है, उनका आउटपुट है वो उन चीज़ों का, और मेरा इनपुट है। ये सिस्टम अप्रोच है, तो ये मेरा इनपुट है। यानी मैं एक व्यक्ति हूँ, इसको मैं कर्ता कहूँगा, एक्टर, तो मैं कर्ता या ईगो हूँ। तो मैं उन चीज़ों का एक्सपोजर पर, अगर मैं उन चीज़ों पर ध्यान देता हूँ, मेरे सामने कोई चीज़ है मैं नहीं देखता, मैं केवल देखने की बात करूँ अगर, तो कोई चीज़ मेरे सामने है मैं नहीं देखता, तो मैं कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। आप समझे ना इस चीज़ को, दिखाई देने पर भी मैं कॉग्निजेंस नहीं लेता। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका कोई मित्र मिलता है, कहता है कि मैं कल सामने से निकला, तुमने देखा ही नहीं, कि आई एम सॉरी, मैं भाई देख नहीं पाया था।
कॉग्निजेंस नहीं लिया, वो निकल गया सामने से, हमने कॉग्निजेंस नहीं लिया। कॉग्निजेंस हम कब नहीं लेते, संज्ञान कब नहीं लेते, या तो संज्ञानात्मक इंद्रिय हमारी कमज़ोर हो, यानी कि अगर आंखें कमज़ोर हों, ऐसा तो है नहीं, नॉर्मली तो नहीं है ये बात। तो आंखें कमज़ोर नहीं हैं, आंखें हैं, आँखों को दिखाई दिया लेकिन हमने संज्ञान नहीं लिया। इसी बात के ऊपर हर्बर्ट ब्लूमर और मीड ये कहते हैं कि हम संज्ञान उन्हीं चीज़ों का लेते हैं जिनका लेते आए हैं, जिन्हें संज्ञान लेना हम पसंद करते हैं, या जिनका संज्ञान हम लेना चाहते हैं। जिनका हम संज्ञान नहीं लेना चाहते उनका संज्ञान हम नहीं लेते। बड़ी अजीब सी बात हुई ना। नेडल ने भी कुछ ऐसी बातें कही, ये सोशलॉजी के सिलेबस में है सभी जो मैंने नाम लिए अभी आपको। तो क्या होता है, हम क्यों नहीं संज्ञान लेते, जिन्हें हम लाइक नहीं करते उनका हम संज्ञान नहीं लेते, जो हमारे मस्तिष्क में से गायब होते हैं उनका संज्ञान नहीं लेते, जो हमारी हॉबी की चीज़ें नहीं हैं उनका संज्ञान नहीं लेते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बलपूर्वक संज्ञान दिलाती हैं, जैसे कि बदबू को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन बदबू संज्ञान दिलाती है, आएगी तो आएगी, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक मार्केट से गुज़रता हूँ, मेरे पड़ोस में ही कोई मार्केट है, मान लो जयपुर हाउस में, आगरा में मेरे पड़ोस में मार्केट था बहुत बड़ा सा, वहाँ ऑफिसर्स कॉलोनी में रहता था। आई वॉज असिस्टेंट कमिश्नर देयर एट दैट टाइम, आप लोग जानते ही हैं सभी लोग। तो किसी ने पूछा कि वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स की दुकान है, मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं लगता कोई दुकान है। फिर बाद में मैं जब घूमते फिरते देखा मैंने शाम को, मैंने कहा स्पोर्ट्स की तो यार दुकान है यहाँ पर, ये मुझे दिखी नहीं आज तक। रीज़न क्या है, आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन द आर्टिकल्स एंड थिंग्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स, सो दैट मुझे वो दुकान दिखी ही नहीं। मुझसे कोई ये पूछ लेता कि वहाँ पर वीडियो लाइब्रेरी कौन कौन सी है, या इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकने वाली जगह कौन सी है, या रेस्टोरेंट कौन सा है, तो मैं बता सकता था। लेकिन जो दुकान मेरे मतलब की नहीं है तो वो मुझे दिखेगी ही नहीं, मैंने उसका संज्ञान ही नहीं लिया। संज्ञान लेने में ये बात है, लेकिन ये संज्ञान बड़ा ही ऐसा होता है कि कुछ संज्ञानों पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ संज्ञान तो ज़बरदस्ती घुसकर हमारी ज्ञानेंद्रियों में प्रवेश करते हैं, जैसे कि बदबू, जैसे कि म्यूज़िक, संगीत, ध्वनि। अगर कर्कश ध्वनि है, संगीत कैसा भी हो, आवाज़ कैसी भी हो, साउंड कैसी भी हो, कोई भी ध्वनि है, एकॉस्टिक यानी कोई भी आवाज़ से संबंधित चीज़ है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारे इनपुट ऑर्गन्स अगर सही हैं तो, यानी हमारे कान सही हैं, हमारी त्वचा सही है जो स्पर्श ले सकती है, आँखें सही हैं और जीभ सही है स्वाद लेने के लिए वगैरह, तो कोई भी ध्वनि का संज्ञान हमें लेना पड़ता है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। हल्की ध्वनियों को हम इग्नोर कर सकते हैं। मानव शरीर, मानव ज्ञानेंद्रियाँ इस प्रकार से बनाई हैं, ध्वनि इंद्रियाँ, हमारे कान, कि ये 20 to 20,000 हर्ट्ज़ पर सेकंड की आवृत्ति के ऊपर या नीचे ध्वनियों को ग्रहण नहीं करते। 20 से नीचे की नहीं सुनाई देती, वो इंफ्रासोनिक्स कहलाती है। 20,000 से ऊपर की नहीं सुनाई देती, ये अल्ट्रासोनिक्स कहलाती है। इसको हम संज्ञान से नहीं जोड़ते, ये हमारी शरीर की मजबूरी है कि वो इससे नीचे का नहीं सुन सकता, इससे ऊपर का नहीं सुन सकता। आप कहिए अल्ट्रासाउंड बज रही थी वहाँ पर, हमने सुन नहीं पाई, वो तो नहीं सुन पाएंगे, या संज्ञान लेने से कोई मतलब नहीं है। तो संज्ञान लेने का मतलब है कि मैं सुन सकता हूँ, तो मैंने सुन लिया, संज्ञान लिया। ध्वनि ज़बरदस्ती संज्ञान दिलाती है, याद रखिए। और जो गंध है वो ज़बरदस्ती संज्ञान दिलाती है। अब देखिए, स्वाद और स्पर्श ये अलग कंडीशनल है। ध्वनि हम न सुनना चाहें तो रोक नहीं सकते, लेकिन स्वाद और स्पर्श ऐसा है कि अगर हम न चाहें तो हम रोक सकते हैं। कोई चीज़ मार्केट में तमाम चीज़ें रखी हैं, हम स्वाद न लेना चाहें तो न लें। तमाम चीज़ें स्पर्श के लिए प्रस्तुत हैं, दुनिया है, सबको हम छूते थोड़ी फिरते हैं कि ये कठोर है कि मुलायम है कि क्या है, नहीं करते फिरते। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा संज्ञान है ये हमारे वश में है। ये दो इंद्रियां हमारे वश में है कि हम जिसको चाहें, जिस चीज़ को चाहें स्पर्श करें और जिस चीज़ को चाहें ना करें, जिसको चाहें खाएं, जिसको चाहे ना खाएं। हाँ, कानों में उंगली डाल लें तो बात अलग है कि ध्वनि की वो जो है इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार गंध है तो हम नाक के ऊपर कितने रुमाल रखें, बदबू तो आ ही जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन दृश्य ऐसा है कि जो सामने हमें दिखाई देता है, इसके एक विशेषता है
दृश्य की विशेषता ये है कि वो सामने प्रस्तुत है कोई चीज़, लेकिन हम प्रस्तुत होते हुए इग्नोर कर देते हैं, आंखें सही होते हुए भी, आंखें खुली होते हुए भी उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है कि हम आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आंखें बंद ना करें, देखो कान बंद करने का प्रकृति ने हमें कोई उपाय नहीं दिया, कानों के ऊपर कोई झिल्ली नहीं दी कि हम कान के कपाट बंद कर लें, है ना। नाक के ऊपर कुछ नहीं दिया कि हम बंद कर लें। हाथ तो हमारे अपने हैं, स्पर्श इंद्रिय हमारी अपनी है, लेकिन आँखों के लिए ईश्वर ने हमें दिया है कि हम आँखें बंद कर सकते हैं। तो आंखें हम बंद करके भले ही संज्ञान न लें, लेकिन संज्ञान एक ऐसी विचित्र चीज़ है कि दृश्य संज्ञान जो है, जो ऑक्यूलर कॉग्निजेंस है, ऑक्यूलर आँखों से, ये ऐसा है कि आंखें खुली रखते हुए भी हम कहो देखें और कहो ना देखें। तो ये बात तो ही संज्ञान की आगे की वीडियोस में हमेशा काम आएगा आपको, जब मैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड बताऊँगा। तो पहले तो होता है उद्भासन, फिर हम लेते हैं संज्ञान, और संज्ञान लेने के बाद फिर उसे मस्तिष्क में प्रोसेसिंग करते हैं। संज्ञान क्या है? इनपुट है। ये हमारा इनपुट है जो हमने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से लिया है। जब हम चॉकलेट खाते हैं तो हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां अलर्ट होती हैं। स्वाद, चॉकलेट का हमें स्वाद आ जाता है, तुम्हें भी आ गया होगा मेरे कहते ही। इसमें एक आवाज़ होती है टूटने की, जब हम जीभ पर रखते हैं, घुलने की। किटकैट में टूटने की आवाज़ होती है, ख़ास करके एक ख़ास तरह की जो बड़ी प्यारी लगती है। तो वो टूटने वाली आवाज़ भी है, तो वो एक ध्वनि भी है। गंध भी है इसके साथ में, स्पर्श भी है। सिल्क चॉकलेट है, उसका नाम सिल्क क्यों है? स्पर्श है उसके अंदर, तो स्पर्श भी। और देखते हैं जब, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां संतुष्ट हैं, इसीलिए चॉकलेट रोमांटिक चीज़ों का पर्याय है, कॉफ़ी रोमांटिक चीज़ों का पर्याय है। इसी तरह से एक सारी ज्ञानेंद्रियां सिमट के हमारी पूरा कॉग्निजेंस लेने लगती हैं। तो कॉफ़ी और चॉकलेट, कम से कम मेरे लिए तो यही चीज़ें हैं। बाकी लोग दुनिया भर की चीज़ें खाते पीते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। तो ये हुआ संज्ञान। अब ये इनपुट चला गया हमारे अंदर, और हमने उस इनपुट के अकॉर्डिंग अपने के दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग शुरू कर दी। और उस प्रोसेसिंग को प्रारंभ करने के बाद हमने फिर उसके बाद आउटपुट दिया। आउटपुट दिया माने विचार बनाया। जब इनपुट चला जाता है, प्रोसेसिंग होती है, जैसे कंप्यूटर में होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर वो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान एकत्र होता है। जैसे मैंने जो कुछ पढ़ा था, मैंने उसे समझा, प्रोसेसिंग की और तुम्हें समझा दिया। तो इनपुट का आउटपुट मैंने तुम्हें दे दिया। इसी प्रकार हम निरंतर देते हैं, और अगर हम नहीं दे पाते तो हमारे मस्तिष्क में वो एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसको मैक्स वेबर ने कहा है, क्या कहा है? वर्स्टेहन, VERSTEHEN, वर्स्टेहन। ये वर्स्टेहन है, जो कि जिसको फर्स्टेहन पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ होता है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, निर्वचनात्मक समझ। यानी हम चीज़ों को फिर समझ पाते हैं। जब हम एक बार संज्ञान कर लेते हैं तो हम चीज़ों को समझ पाते हैं। अब यहीं से डेवलप होता है एटीट्यूड। ये जो अभिवृत्ति है डेवलप होती है, यानी ये व्यक्ति की एक रेडीनेस टू एक्ट और रिएक्ट है। ये क्रिया या प्रतिक्रिया करने की रेडीनेस है। देखो क्रिया जो है, अब फिर समाजशास्त्र आ जाता है। ये क्रिया जो होती है सामाजिक क्रिया है, जैसे सोशल एक्शन। सामाजिक क्रिया के अंदर हम दूसरे व्यक्ति से या किसी भी उसमें तो खैर क्रिया में और भी चीज़ें आती हैं, हम यहाँ केवल व्यक्ति की बात करेंगे। किसी व्यक्ति से, उसमें समूह भी आता है, किसी व्यक्ति से अगर हम सामने आमने हैं तो उससे हम इंटरेक्शन करते हैं, ये अंतःक्रिया है। और ये अंतःक्रिया जो होती है डिपेंड करती है पार्सन्स के 5 वेरिएबल्स पर। स्वभाव के 5 वेरिएबल होते हैं, पार्सन्स ने पैटर्न वेरिएबल बताया है, ये सिलेबस में है सोशलॉजी के। वो पांचों पैटर्न वेरिएबल जो होते हैं वो ये बताते हैं कि हाउ द एक्टर रिएक्ट्स विद द ईगो, हाउ द ईगो रिएक्ट्स विद द एक्टर। यानी मैं ईगो हूँ, मैं सामने वाले से कैसे रिएक्ट करता हूँ। ये मोटे मोटे तौर पर ये हमारी और सामने वाले की सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक जो बैकग्राउंड्स हैं उन पर डिपेंड करता है, तमाम सारी चीज़ों पर। वर्स्टेहन पर डिपेंड करता है, उसका ज्ञान संज्ञान कितना है, मेरा ज्ञान संज्ञान कितना है, मैं उसको कैसे समझाता हूँ, इस पर डिपेंड करता है। बहरहाल अभी पार्सन्स के पैटर्न वेरिएबल में नहीं जाऊँगा, अलग मैंने वीडियो बना रखा है, देखिए आप टैब में जाके, सोशलॉजी के टैब में जाके। तो ये क्रिया प्रारंभ हुई। मैंने इनपुट लिया, ज्ञानेंद्रियों से प्रोसेसिंग की, आउटपुट के तौर पर अपने मस्तिष्क में जमा करना शुरू किया। देखा, प्रोसेसिंग की, दिमाग में डाल लिया। फिर देखा, सुना, प्रोसेसिंग की, दिमाग में डाल लिया। चखा, प्रोसेसिंग की, दिमाग में डाल ली। अब हमारे मस्तिष्क में तमाम सैंपल इकट्ठे हो गए।
इसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिव सैम्पलिंग। ये कॉग्निटिव सैम्पलिंग है जो मैं करता जा रहा हूँ। ये कॉग्निटिव, इन सबको मत ढूंढना, विकिपीडिया में नहीं मिलेगा, ये सब मैं अपने से बता रहा हूँ। मैंने शुरू में मैं खोलता हूँ इसलिए कि आपको बताने के लिए कि आप उलझोगे इन चीज़ों में, तो उनमें मत उलझना, बस इतना बता के वो ख़त्म, अब वो नहीं है मेरे सामने। तो ये कॉग्निटिव सैम्पलिंग जो मैं बता रहा हूँ, ये क्या है कि हम तमाम पांचों ज्ञानेंद्रियों से, इसमें सिक्स सेंस को नहीं जोड़ते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से चीज़ों को समझ के, बूझ के, इंटरप्रेट करके और अपने मस्तिष्क में डालते रहते हैं, सैंपल्स डालते रहते हैं, जिससे कि आगे, जैसे मान लो मैंने एक ध्वनि सुनी, चट 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 आवाज़ हुई, ये कई तरह की आवाज़ होती है, बिजली का स्पार्क भी होता है। हम जब दोबारा सुनेंगे तो वो सैंपल जो मेरे माइंड में पड़ा हुआ है, मैं समझ जाऊंगा कि ये बिजली का स्पार्क हुआ है कहीं पे, साथ में गंध भी आई तार जलने की, तो मैं समझ जाऊंगा कोई वायर जल रहा है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। एक चट चट ये भी होता है कि मम्मी ने बेटे के तमाचे लगा दिए दो चार, कभी कभी होता है ना, बच्चों की पिटाई हो जाती है, वो भी चट चट की आवाज़ है, बट वो डिफरेंट है। तो हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट करता है कि ये चट चट की आवाज़ मेरा छोटा भाई पिट रहा है या कोई बच्चा पिट रहा है, ये कोई बात है, तो वो मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो मेरे माइंड में सैंपल्स अलग अलग हैं, आवाज़ें एक जैसी हो सकती हैं बट सैंपल्स आर डिफरेंट। मैं आंख बंद करके अगर स्पर्श करता हूँ तो मैं पहचान सकता हूँ कि ये लेदर है, कि ये जो है पीयू है, कि ये कपड़ा है, कि ये लोहा है, कि क्या है। तो ये सैंपल हैं, मैंने वो चीज़ें छुई हैं तभी सैंपलिंग हुई है, नहीं तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। अगर मैं कोई नई चीज़ देखूंगा तो मैं उस चीज़ के सैंपलिंग मस्तिष्क में नहीं है चूंकि, तो जो कॉग्निटिव सैंपलिंग नहीं है तो इसका मतलब मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। एटीट्यूड उन्हीं का बहुत विस्तृत होता है जो व्यक्तियों का अनुभव बहुत होता है। अभी आपका अनुभव नहीं है उतना, तो एटीट्यूड आपका सबका लगभग बराबर जैसा होता है, तो बराबर का ही परीक्षण होता है इंटरव्यू में। तो एटीट्यूड में रेडीनेस है, जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हमारा माइंड सैंपल में से खंगालता है, हाउ टू रिएक्ट, मुझे कैसे रिएक्ट करना है। इसीलिए तुम्हारे रिएक्ट करने में और मेरे रिएक्ट करने में अंतर होगा। मेरे अनुभव के आधार पर मैं रिएक्ट करूँगा, तुम्हारे अनुभव के आधार पर तुम रिएक्ट करोगे। तो तुम में से भी, जब याद रखो कि इंटरव्यू में तुम्हारा सामना बड़े धुरंधर लोगों से हो रहा है, इंटरव्यू में वो लोग भी आते हैं जो पहले से भी अफसर होते हैं, वो अपने अफसरी से संतुष्ट नहीं होते। जैसे कि मैं ट्रेजरी अफसर हो गया था, मैंने दोबारा पीसीएस दे रखा था, फिर उसके बाद में जब इंटरव्यू में गया तो मैं ऑलरेडी मैं ट्रेजरी ऑफिसर था जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हुआ, सो दैट माय कॉन्फिडेंस लेवल वाज वेरी हाई। मैं साल भर से रोज़ कलेक्टर से और लंच रूम में बड़े बड़े अधिकारियों से मिल रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो गया था। तुम्हारा सामना ऐसे बहुत से लोगों से पड़ेगा जिनका एटीट्यूड तुमसे बहुत डिफरेंट होगा, इसलिए तुम बचकाना एटीट्यूड छोड़ दो, बच्चों वाला एटीट्यूड छोड़ दो, थोड़े मैच्योर बनो। मैच्योर जब बनोगे तब काम चलेगा। ये मैच्योर एटीट्यूड क्या होता है, चीज़ों को जो रिएक्ट करना होता है, बहुत ज़्यादा रेडीनेस नहीं, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा डिलेड, सोच के बोलने वाला, यानी एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए गंभीरता दिखाने वाला। शरीर से भी गंभीर दिखने चाहिए, वस्त्रों से भी गंभीर दिखने चाहिए, बोलने से भी गंभीर दिखने चाहिए। अगर आवाज़ बच्चों जैसी है तो प्रैक्टिस करो। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कोई मेरा बहुत ख़ास था पर अपने अपने घर में ही, तो आवाज़ घर में सबकी जैसी होती है वैसी होती है। मैं उनके ऑफिस में बैठा था तो फ़ोन आया कोई, तो भाई मुझसे जब बात करेगा, मान लो मेरा भतीजा हो सपोज़ कर लो, तो जैसे घर में लोग बात करते हैं आराम से बात करते हैं, मैं तो तुमसे भी बन के नहीं बोलता, मैं तो वही बोलता हूँ जैसा कि, क्योंकि तुम्हें कहता ही मैं अपना बच्चा हूँ, तो वैसे ही बोलता हूँ जैसे बच्चों से बोला जाता है, बन बन के नहीं बोलता, आवाज़ डरा डरा के नहीं बोलता। तो फ़ोन आया तो उन्होंने फ़ोन उठाया, जैसे फ़ोन आया तो जैसे नॉर्मली बात कर रहे थे, बात करते करते अचानक फ़ोन आ गया, तो जैसे उधर से आवाज़ आई तो इधर से उनका हेलो, क्या कहना चाहते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। तो उसके बाद हमें हंसी आने लगी। जब वो बात कर चुके हमने कहा ये क्या था, बोले कि करना पड़ता है, सामने वाले के सामने ज़रा भारी भरकम इमेज बनानी पड़ती है। तो कई बार लोग एटीट्यूड के लिए अपनी आवाज़ भी बदल लेते हैं। तुम्हें इंटरव्यू में आवाज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे एक व्यूअर ने, एक बच्चे ने ये पूछा था कि मेरी आवाज़ बहुत पतली है तो मैं क्या करूँ। आवाज़ पतली है तो अकेले में प्रैक्टिस करो, यही वाली जो मैं बता रहा हूँ, गंभीरतापूर्वक बोलना सीखो। गंभीरतापूर्वक बोलने के लिए आँखों को थोड़ा आगे सिकोड़ के रखना होता है, कंसंट्रेट करना होता है, कंसंट्रेट करके गला थोड़ा दबा के बोलना होता है, आवाज़ भारी बनाने की कोशिश करो। उसने ये भी लिखा था मुझे आप जैसी आवाज़ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी आवाज़ में अपनी अपनी विशेषता है। मुझे पसंद है अमिताभ बच्चन की आवाज़, मुझे पसंद है रज़ा मुराद की आवाज़, तो भारी आवाज़ें मुझे पसंद हैं, वो अच्छी लगती हैं। तो
तुम्हें आवाज़ को भारी करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करना चाहिए। ये लड़कों की बात बता रहा हूँ, लड़कियों को भारी करने की ज़रूरत नहीं है। एक किसी ने कहा हुआ है कि फीमेल वॉइस इज़ इट सेल्फ ए मेलोडी। एक फीमेल वॉइस तो होती ही मेलोडी है अपने आप में, ये कहा जाता है। तो स्वर होता है ना, नाद तंत्र जो भी है, तो उस हिसाब से तो कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। वॉइस में कभी कभी है कि अगर आपकी आवाज़ उम्र के हिसाब से पतली है तो थोड़ा कोशिश करिए, है ना। स्पीच थेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं आप। तो वो बात एटीट्यूड की हो रही है, अभी फ़िलहाल वहीं तक सीमित रहेंगे, 25 मिनट हो चुके हैं। तो एटीट्यूड में रेडीनेस है। एटीट्यूड पर दूसरा वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी थ्योरी बहुत पड़ी है बताने के लिए। एटीट्यूड में जब हम एक रेडीनेस की बात करते हैं तो डिलेड रेडीनेस हो, थोड़ी डिलेड रेडीनेस यानी तत्परता थोड़ी डिलेड हो। एटीट्यूड क्या सिखाया जा सकता है, क्या बदला जा सकता है, वही तो मैं कर रहा हूँ। इसके लिए क्या ज़रूरी है, मेरा क्या होना ज़रूरी है, मोटिवेटर होना ज़रूरी है। तुम्हारा क्या होना ज़रूरी है, याद रखो, अगली मिनट्स में यही बताने वाला हूँ। तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आज ही क्लास में पढ़ाया हुआ है। तुम लोग ये मत सोचो कि तुम्हें क्लास का मैटर नहीं मिलता, ये पूरा क्लास का मैटर मिल रहा है। आज मैंने क्लास में एटीट्यूड पढ़ाया हुआ है, वो शॉर्ट में तुम्हें मिल रहा है, समझ लो, और आगे वीडियोज़ में भी मिलेगा। तो तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, यू आर ए रिसीवर, आई एम ए ट्रांसमीटर। आई एम ट्रांसमिटिंग विद फुल इंटेग्रिटी। मैं पूरे मन से, पूरी तत्परता से तुम्हें सब बता रहा हूँ, तो तुम्हें भी पूरे मन से और पूरी तत्परता से वो सब सुनना चाहिए। सुनना चाहिए नहीं, तुम्हें वो सब पूरा संज्ञान लेना चाहिए। अभी मैंने संज्ञान बताया था, कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। सो दैट इफ़ यू डोंट लाइक मी देन यू कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। अगर आप मुझे लाइक नहीं करते हैं तो आप कॉग्निजेंस कभी ले ही नहीं सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि तुमने अंगूठा तो नीचे किया हो, डिसलाइक का बटन दबाया हो, और फिर तुम देखने में लगे हो, सोचो कि मेरा ज्ञान तुम्हें हासिल हो जाएगा, नहीं होगा। इफ़ यू डिसलाइक मी देन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। गुरु शिष्य का रिश्ता उपनिषद का रिश्ता होता है। गुरु से शिष्य नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है। उपनिषद, उप माने नीचे, निषद माने बैठना, उपनिषद, उपनिषद लिखे गए इसीलिए। गुरु से शिष्य का स्थान नीचे होता है, पिता से पुत्री का स्थान नीचे ही होता है। यानी वो रिसीवर की स्टेज में होता है, रिसिप्टर की स्टेज में होता है, और गुरु या पिता जो होता है वो गिवर के रूप में होता है, ट्रांसमीटर के रूप में होता है। मैं कुछ दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आंखें कान खुली रखनी पड़ेंगी, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, पूरे 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 फेथ के साथ में। क्लियर कट लिखा हुआ है साइकोलॉजी की बुक्स में और हर जगह कि ये संज्ञान एटीट्यूड का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक जॉब लाइक IAS एंड PCS, देन यू हैव टू बी ए गुड रिसिप्टर एंड यू हैव टू लिसन टू द पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन दैट जॉब। जो उसके बारे में जानता है और आपको बता रहा है, उसके प्रति आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आप जब विश्वास रख के चलते हैं, विश्वासो फलदायकम, पहली बात। दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता, संशयात्मा विनश्यति, और उसके पहले एक और श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है वो विनष्ट हो जाता है। 3 बातें मैंने आपको बताएंगे, इन 3 बातों पे ध्यान में रख के बी ए गुड रिसीवर एंड रिसिप्टर। रिसीवर होता है बातचीत सुनने वाला, रिसिप्टर होता है जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जैसे केमिकल्स होते हैं, उनको ग्रहण करने वाला। ये एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल लोचा है ये यहाँ से केमिकल ही जा रहा है। ये जब मैं बोलता हूँ, जब तुम सुनते हो, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है और ट्रस्ट करते हो, तो तुम्हारे अंदर जो केमिकल्स पैदा होते हैं, जो डोपामिन्स पैदा होते हैं, जो चीज़ें पैदा होती हैं, वो एक माहौल बनाते हैं, और उस माहौल में तुम्हें सब समझ में आता चला जाता है। और संशय रख के चलते हो तो कभी वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मेरे व्यूअर्स में डेफिनेटली ये आस्था है, विश्वास है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं आप में पूरी विश्वास रखता हूँ, मुझे पता है कि रखते हो। ये 2-4 टूटे अंगूठे तो होते हैं हर जगह, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एटीट्यूड में फर्स्ट थिंग ये कि ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड योर फेथ इज़ रिक्वायर्ड। और मेरे अंदर क्या होना चाहिए, मेरे अंदर एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आई एम डिटरमिन्ड to transmit my thoughts to you and I am determined to give what I want to give to you। मैं डिटरमिंड हूँ, तुम डिटरमिंड हो जाओ। एटीट्यूड बदलना है, क्या करना है तुम्हें, ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करना है।
और अगला वीडियो जब मैं कल अपलोड करूँ या जब भी जिस दिन अपलोड करूँ, नंबर 2, ये नंबर 1 करके मैं करूँगा, नंबर 2 जब मैं अपलोड करूँ उसके पहले पहले तुम मेरे इंटरव्यू के वीडियोस आज देख डालो। तुम्हारे लिए होमवर्क है ये, इंटरव्यू के वीडियोस देख डालो। और दूसरी बात ये, तुम्हें नहीं लगता, मुझे पता है इतना बड़ा भारी डेटा नहीं खर्च हो रहा और ना उससे मुझे कोई लाभ हो रहा है। 2-2.5 हज़ार लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है APLM चैनल, लगभग 3,000 लोगों ने मैक्सिमम। APLM चैनल से तुम्हें इतना लाभ होने वाला है IAS PCS एस्पिरेंट को कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर तुम्हें जब भी समय मिले, मेरे कहने पे अपना समय बर्बाद मत करना, लेकिन जब भी समय मिले और जब तुम फुर्सत में हो, जब खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, कुछ भी, तो मेरे APLM चैनल के वीडियोस देख लो। मुझे कोई रेवेन्यू नहीं मिलने वाला उससे, विश्वास करिए, 1 पैसे का लाभ नहीं होने वाला। वो इतना न्यूनतम लाभ होता है कि वो लाभ होना ना होना बराबर है, मैं लेता भी नहीं हूँ। यूट्यूब को मैंने धंधे का ज़रिया नहीं बनाया हुआ है, मैं इसका कोई पैसा नहीं लेता। तो इससे जो मिलने वाला होता है, तो इसलिए तुम लोग ये ना सोचो कि मैं कभी ये कहता हूँ कि तुम देखो, तुम मेरे इंटरेस्ट में मेरे पास लाखों रुपए टपक पड़ेंगे आके। नो, ये तब होते हैं जब एक एक वीडियो को लाख लाख लोग देखते हैं, तब मिलता है भरपूर पैसा। तो यहाँ तुम देख ही रहे हो, 2,000 लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और APLM चैनल पर तो 600-700 लोग देखते हैं कुल मिला के। तुम उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुम्ही को लाभ होगा। ये जितना ज्ञान उस पर दिया जा रहा है वो तुम्हारे जीवन में काम आएगा, तुम्हारे लाइफ मैनेजमेंट के लिए काम आएगा, और तुम्हारे IAS के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, एटीट्यूड के लिए काम आएगा। और तुम्हारे जीवन में जो चीज़ें बदलेंगी, उस बदलने की वजह से तुम्हारा जो GS के 4th पेपर का बैकग्राउंड है, उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर खोलने का विचार बनाया है, विचार नहीं बनाया, मैं हर चीज़ पक्का करता हूँ इरादा, तो वो तो पक्का इरादा है। स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर तो बन रहा है, जहाँ मैं स्पिरिचुअल हीलिंग, फ़िलहाल मैं व्हाट्सएप पर हूँ स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, यही मेरा नंबर है। कॉल ना करें बिल्कुल इस बात के लिए। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब है आपके जीवन में कोई समस्या IAS PCS से रिलेटेड नहीं, वो तो पूछिए यहाँ पर कमेंट में, लेकिन अगर आपके जीवन से संबंधित कोई समस्या है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या खूब डिटेल में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कोशिश करें कि हिंदी और अंग्रेज़ी मिक्स ना करें, मतलब रोमन में ना लिखें, या तो हिंदी अल्फ़ाबेट में लिखें या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखें। हिंदी के शब्दावली इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यानी रोमन जिसे कहते हैं, वो लिखना मुझे बड़ा अजीब लगता है, थ्योरेटिकली मैं उसको लाइक नहीं करता। तो कोशिश करिए कि हिंदी फ़ॉन्ट में लिखें, अगर हिंदी में लिखना है, अंग्रेज़ी में लिखना है तो अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट में लिखें। मैं आपको व्हाट्सएप पर फ़िलहाल जवाब दूंगा। स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर जब बन जाएगा तो वहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क के सेशन भी हुआ करेंगे, वो बिल्कुल निःशुल्क है, कुछ भी बेचा नहीं जाएगा वहाँ पर, नथिंग, कुछ नहीं है, केवल मैं आपको स्पिरिचुअल हीलिंग में, अभी फ़िलहाल आपको जो आप अभी पूछ रहे हो मैं जवाब दे चुका हूँ। अभी तक जब से मैंने डिक्लेयर किया है तो मैं अभी 15 लोगों को जवाब दे चुका हूँ, और 15 लोगों में काफ़ी मुझे उम्मीद है कि उन्हें लाभ होगा, तो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन IAS PCS के क्वेश्चंस नहीं, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं, नथिंग, वो जीवन से रिलेटेड है, याद रखिए, मिक्स मत करिए चैनल्स को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। दूसरी वीडियो का इंतजार करिए, थ्योरेटिकल टर्म्स होंगे बहुत सारे जो आपको एग्जाम में लिखने में काम आएंगे, नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।